एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 20th और 21st ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच यूनियन मिनिस्ट्री और इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द ग्लोबल समिट ऑन री इमेजिनिंग द म्यूजियम्स इन इंडिया। तो ये ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, और ये 2 दिन का एक ग्लोबल समिट था और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। ठीक है, तो 4 ब्रॉड थीम रखी गई थी इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। कौन कौन सी थी? फर्स्ट था आर्किटेक्चर एंड फंक्शनल नीड्स। ठीक है, किस तरह से हम और म्यूजियम्स को क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड है मैनेजमेंट। थर्ड था कलेक्शन। किसी भी म्यूजियम को बनाने के लिए ऑब्वियसली कलेक्शन पे फोकस होना ज़रूरी है। और लास्ट था एजुकेशन और ऑडियंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 4 ब्रॉड थीम थी इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। इसके अलावा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि नीति आयोग ने पार्टनरशिप की थी फ़ोनपे के साथ, और ये साथ में होस्ट करेंगे पहला ओपन टू ऑल हैकेथॉन, जिसका नाम है फिनटेक ओपन हैकेथॉन। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि थीम क्या रहने वाली है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए? अगर आपको याद है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। इसके अलावा एक कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप जिसका नाम है परामर्श 2022, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है फॉर ओवर 1 लाख स्टूडेंट्स। कहाँ पे? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। तो सिंपली पूछा जा सकता है कि परामर्श 2022 कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को अप्रूव किया है 2022-23 के लिए। ठीक है, और ये कवर करेगा एडल्ट एजुकेशन को अपनी कंट्री में। ठीक है, तो ये डिक्लेयर हुआ है इन लाइन विथ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसी के तहत। और एडल्ट एजुकेशन को अब क्या नाम दिया गया है? एजुकेशन फॉर ऑल। एक्चुअली 2011 के सेंसस की हम बात करें तो जो नॉन लिटरेट्स थे कंट्री में, जो 15 साल या उससे ऊपर की एज में थे, कितना था ये नंबर? 25.76 करोड़। ठीक है, इसमें मेल कितने थे? 9.08 और फीमेल थी 16.68, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, तो सिंपली पूछा जा सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को अप्रूव किया है हाल ही में, इसका ड्यूरेशन कब से कब तक का है? तो आंसर है 2022 से 27 तक। ठीक है, इन सब चीज़ों के अलावा हाल ही में सेकेंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स को रिलीज़ किया गया है 2021 और 22 के लिए। ठीक है, किसने रिलीज़ किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि रिकॉर्ड फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है इस साल 316.06 मिलियन टन्स के साथ। ठीक है, और ये वैल्यू लगभग 5.32 बिलियन टन ज़्यादा है अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो। फाइन। तो इसमें 2 कैटेगरी जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है, राइस और वीट की। तो राइस की बात अगर हम करें तो टोटल प्रोडक्शन हुआ है 127.93 मिलियन टन्स का, जबकि प्रोडक्शन ऑफ वीट कितना किया है हमने? 111.32 मिलियन टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2022? तो 2022 के लिए G20 का प्रेसिडेंट कौन रहने वाला है? आंसर है इंडोनेशिया। और थीम क्या रहेगी इस साल के लिए? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। इसके अलावा देखिए, हमने पिछले दिनों देखा था कि यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि वो G20 सेक्रेटरिएट को क्रिएट करेंगे, जिसका काम होगा जो ओवरऑल पॉलिसी डिसीजंस हैं या फिर अरेंजमेंट्स हैं इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को कमेंट्स कराने के लिए, उसके बारे में रिव्यू करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया G20 का प्रेसिडेंट रहने वाला है दिसंबर 1, 2022 से लेके नवंबर 30, 2023 तक के लिए। ठीक है, और G20 की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें
19 कंट्रीज आती हैं और यूरोपियन यूनियन के साथ। और अभी फ़िलहाल G20 ट्रॉयका की बात करें तो कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं इसमें? इटली, इंडोनेशिया और हमारा इंडिया भी। ओके, तो ये जो सेक्रेटरीट का क्रिएशन किया जाएगा ये फंक्शन करेगा टिल 2024। अब कुछ पुराने हम G20 होस्ट को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले 2019 में G20 होस्ट किया था जापान ने, फिर 2020 में होस्ट था इटली, उसके बाद 2021 में होस्ट बन गया इंडोनेशिया, फिर 2022 में फिर से है इंडोनेशिया, फिर 2023 में हम ले लेंगे प्रेसिडेंसी, इंडिया हो जाएगा होस्ट, और 2024 में होगा होस्ट ब्राज़ील। ठीक है, अब कुछ हम लोग ट्रॉयका कंट्रीज़ देख लेते हैं। तो 2020 में कौन सी 3 कंट्रीज़ ने ट्रॉयका फॉर्म किया था? जापान, इटली और इंडोनेशिया। फिर 2021 में इटली, इंडिया और इंडोनेशिया ट्रॉयका थी। फिर 2022 में कौन रहेगा? ब्राज़ील, इंडोनेशिया और इंडिया, ये तीनों कंट्रीज़ रहेंगे। ओके, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा हमने पिछले दिनों देखा था कि चाइना ने हाल ही में ब्रिक्स की चेयरशिप ले ली है इंडिया से 2022 के लिए। और थीम क्या रहने वाली है ब्रिक्स की इस साल? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो टोटल 25 इवेंट प्लान किए गए हैं बाय द ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें से इंडिया 5 इवेंट्स को होस्ट करेगा। ठीक है, और ब्रिक्स की बात करें तो इसमें 5 कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट कंट्री है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द वेन्यू ऑफ डेफ एक्सपो 2022 डिफेंस एग्जीबिशन। तो इस पर्टिकुलर डिफेंस एग्जीबिशन का वेन्यू क्या रहने वाला है? तो ये होगा गांधीनगर, गुजरात में। कब होगा? मार्च 2022 में। तो मोर देन 900 डिफेंस फर्म्स और 55 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन में, और इन 900 फर्म्स में से मोर देन 100 फॉरेन हैं। ठीक है, याद रखिएगा 2020 का एग्जीबिशन कहाँ हुआ था इस पर्टिकुलर इवेंट का? लखनऊ में। देखिए, इसके अलावा गुजरात एक स्कीम की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था हाल ही में। क्या नाम है इसका? वतन प्रेम योजना। ठीक है, इसको हम लोग मदर ए वतन स्कीम के नाम से भी जानते हैं। और पहले इसमें रेशियो कितना था स्टेट गवर्नमेंट और एनआरआई का? 50:50, लेकिन अब ये रेशियो कितना हो गया है? 60:40। ठीक है, तो इस स्कीम में क्या होता है, जो भी एनआरआईज हैं या जो बाहर रहते हैं फॉरेनर्स, वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो बेसिकली 4 तरह की चीज़ें डेवलप की जाती हैं इस पर्टिकुलर फंड से। फर्स्ट है स्मार्ट क्लासेस बनाए जाएंगे स्कूल्स और लाइब्रेरी में। सेकेंड है कम्युनिटी हॉल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और आंगनवाड़ी पे काम किया जाएगा। थर्ड है सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम डेवलप किए जाएंगे। और लास्ट है वाटर रिसाइकलिंग, ड्रेनेज, सीवेज ट्रीटमेंट का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, तो इस पैसे का यूज़ करके इन चारों चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। फाइन। देखिए, इसके अलावा पिछले दिनों हमने देखा था कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने नींव रख दी थी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की। कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है, और ये इंडिया का 2nd लार्जेस्ट स्टेडियम बन जाएगा। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको हम पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते थे, और ये कहाँ है? अहमदाबाद में। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, और ये तीसरा होने वाला है। इसके अलावा देखिए, हमने देखा था कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये कहाँ पे होगी? रस अल खैमा, जो कि है यूएई में। और लॉस एंजलिस वेन्यू है 2028 के ओलंपिक्स का। फिर पेरिस होस्ट करेगा ओलंपिक्स को 2024 में, और ब्रिस्बेन होस्ट रहेगा ओलंपिक्स का 2032 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एज ऑफ 2022 विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवे का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है अगर सिर्फ 2022 तक की बात करें? आंसर है पीर पंजाल टनल। लेकिन याद रखिएगा T49 जब बन जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा पूरे तरीके से, तो ये लॉन्गेस्ट टनल बन जाएगा इंडियन रेलवे का। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? 12.758 किलोमीटर्स। वहीं पीर पंजाल की लेंथ कितनी है? 11.2 किलोमीटर्स। ठीक है, इसके अलावा अटल टनल की बात करें हम, तो ये ऑफिशियली सर्टिफाई हो गया है एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट।
बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, अटल टनल की बात करें तो एक हाईवे टनल है जो कि कहाँ बिल्ट हुआ है, अंडर रोहतंग पास इन द ईस्टर्न पीर पंजाल हिमालयन रेंज, कहाँ पे, ले मनाली के हाईवे पे। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है जो कि मोर देन 10,000 फीट का है और इसकी लेंथ कितनी है, 9.02 किलोमीटर्स। ओके, इसके अलावा याद रखिएगा जोजिला टनल इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है। डिफरेंस थोड़ा ध्यान में रखा करिए। ठीक है, साथ ही साथ ये एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल भी है। ओके, तो यहाँ पे हमने इंडिया की बात की, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है और एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है। ठीक है, अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस के बारे में बात करें, सबसे पहले लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है इंडिया का, आंसर है भूपेन हजारिका सेतु, जिसको आप ढोला सादिया के नाम से भी जानते हैं, और इसकी लेंथ है 9150 मीटर्स और ये कंस्ट्रक्ट हुआ है ओवर लोहित रिवर, कहाँ पे, असम स्टेट में। ठीक है, फिर इसके बाद लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज कौन सा है इंडिया का, आंसर है बोगीबील ब्रिज, और याद रखिएगा बोगीबील ब्रिज ही हमारा लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज भी है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट ब्रिज कौन सा है, दिबांग रिवर ब्रिज। फिर पहला सी ब्रिज कौन सा है इंडिया का, आंसर है पंबन ब्रिज, ये कनेक्ट करता है रामेश्वरम आइलैंड को मेनलैंड के साथ। ठीक है, फिर बिजिएस्ट ब्रिज कौन सा है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा हसल बसल रहता है, ये है होरा ब्रिज, इसको हम रविंद्र सेतु के नाम से भी जानते हैं और ये कनेक्ट करता है कोलकाता को होरा के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ये एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कब फाउंड हुआ था, 1969 में, और इसमें टोटल 57 मेंबर स्टेट्स हैं अभी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, जद्दा इन सऊदी अरेबिया। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली ड्यू टू कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी। तो OIC का जो रिमार्क था ऑन दिस कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी, उसको इंडिया ने डिक्लेयर किया है एज मोटिवेटेड एंड मिसलीडिंग कमेंट। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया की बात करें तो कुछ महीनों पहले इन्होंने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट किया था, कितना इन्वेस्टमेंट करके, 200 बिलियन रियाल्स। ठीक है, और इस फंड को यूज़ करेंगे वेरियस प्रोजेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल वाटर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट डेकेड के लिए ये प्रोजेक्ट वैलिड रहेगा। साथ ही साथ ये इन्वेस्ट करेंगे इन द प्राइवेटाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिससे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी इजाफा मिलेगा। तो बेसिकली ये जो फंड है ये इनकी हेल्प करेगा टू अचीव द सऊदीयाज विजन 2030। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरेबिया ने ओपन किया था एक सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम, और इसका काम क्या होगा, जो इन्वायरमेंटल एफर्ट्स हैं सऊदी अरेबिया के उनको इन्हांस करना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन्होंने ग्लोबल मीथेन प्लेज भी ले रखा है, जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो मीथेन का एमिशन होता है पूरी दुनिया में, उसको ये डिक्रीज करेंगे बाय 30%। ठीक है, और जो कार्बन का एमिशन है वो भी रिड्यूस किया जाएगा बाय 278 मिलियन टन, कब तक, 2030 तक। ओके, इन सब चीज़ों के अलावा हमने देखा था लास्ट ईयर हमने सऊदी अरेबिया के साथ मिलके हमने पहली अपनी नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, जिसका नाम था अल मुहीत अल हिंदी। ठीक है, और इस पर्टिकुलर इवेंट में इंडिया का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोची भेजा गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, और INS कोची की बात करें तो ये सेकेंड शिप है कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की, और इसको इंडियन नेवी ने बिल्ड किया था अंडर द कोड नेम्ड एज प्रोजेक्ट 15A। ठीक है, किसने कंस्ट्रक्ट किया था, मेजगॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। आपको कमेंट में बताना है कि जैद तलवार इंडिया की एक्सरसाइज है किस अदर कंट्री के साथ, आपको कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एज पर द रिसेंट AAR रूलिंग व्हाट इज द रेट ऑफ GST टू बी पेड ऑन इनकम अर्न फ्रॉम प्रोवाइडिंग द गेस्ट लेक्चर्स। तो कर्नाटका बेंच ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड रूलिंग ने हाल ही में ये डिसाइड किया है कि जो इनकम आती है फ्रॉम प्रोवाइडिंग द गेस्ट लेक्चर्स, उन पे अब 18% का GST लगेगा। तो जो भी प्रोफेशनल्स जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, उनके ऊपर ये 18% की GST एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, देखिए कर्नाटका की बात करें तो याद रखिएगा कर्नाटका बैंक ने हाल ही में 3 अवार्ड्स जीते हैं
एट द 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और कौन सी 3 कैटेगरीज में जीते हैं? फर्स्ट था इसमें, इसको डिक्लेयर किया गया बेस्ट टेक्निकल बैंक ऑफ द ईयर। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी थी बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन, और थर्ड कैटेगरी क्या थी? बेस्ट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। तो इन 3 कैटेगरीज में इनको 3 अवार्ड्स दिए गए। ठीक है, इसके अलावा अमेजॉन इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कर्नाटका स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के साथ मिलके, और काम क्या होगा? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। ठीक है, तो अमेजॉन इंडिया यहाँ पे लॉन्च करेगा संजीवनी प्रोग्राम, ताकि जो इनका सहेली इनिशिएटिव है उसको एम्पावर किया जा सके और इसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं जो भी रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होती हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटका की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में ये अप्रूव किया है कि यहाँ पे एक प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा मैंगलोर में। ठीक है, और जो कॉस्ट आएगी वो कितनी एस्टिमेट की गई है? 62.77 करोड़ रुपीज़। इसमें से 50% जो है वो यूनियन गवर्नमेंट देगी और 50% कौन देगा? कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? तो कौन बन गए हैं इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? तो ये है फॉर्मर चीफ ऑफ नेवी वाइस एडमायरल जी अशोक कुमार, जो कि लास्ट ईयर ही रिटायर हुए थे। एक्चुअली अब ये पार्ट हो जाएंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के, और ये रिपोर्ट किसको करेंगे? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, जो है मिस्टर अजीत डोवल। ठीक है, एक्चुअली इस पोजीशन का क्रिएशन कब हुआ था? आफ्टर द 26/11 टेरर अटैक, और इनका काम होगा कि ये कोऑर्डिनेट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में और मैरीटाइम सिविल इश्यूज़ को टैकल करेंगे। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हैं शाहरुख खान, इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गेमिंग एप्लीकेशन A23 का। ठीक है, इनका एक कैंपेन है जिसका नाम है चलो साथ खेलें, उसके अंदर में इनको बनाया गया है। ठीक है, फिर है बीजेपी के MP और भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी, इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है खादी का, और ये प्रमोट करेंगे हैंडीक्राफ्ट को कौन से स्टेट में? बिहार में। फिर है IAS ऑफिसर विनीत जोशी, ये चुन लिए गए हैं एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब CBSE। इसके बाद हैं गीता मित्तल, इनको अपॉइंट किया गया है एज चेयरपर्सन किस कमेटी का? कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू रन द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद हैं देबशीष मित्रा, इन्होंने टेक ओवर किया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। लास्ट हैं मिस्टर पंकज त्रिपाठी, इनको हाल ही में कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन सिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड वाटर टैक्सी सर्विसेज? तो कौन सी इंडिया की सिटी ने हाल ही में वाटर टैक्सी सर्विसेज को इनॉग्रेट किया है? आंसर है मुंबई। तो ये जो मुंबई की वाटर टैक्सी सर्विस है, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी बिटवीन मुंबई एंड नावी मुंबई, और इसको इनॉग्रेट किया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने और यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और सिडको, इन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ओके, देखिए इसके अलावा पशुवुला पंडुगा, जिसको हम कैटल फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, ये कौन से स्टेट का फेमस इवेंट है? आंसर है आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होता है? जो बुल्स होते हैं उनको रिलीज किया जाता है इनटू द सेट ट्रैक्स इन बैचेस, और सिमिलर टू रनिंग रेस आप कह सकते हैं ये इवेंट होता है। ठीक है, और प्राइजेस बाद में दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। ये जल्लीकट्टू फेस्टिवल की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने हाल ही में डिसाइड किया है कि 15 फरवरी को अब से शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाएगा बिहार में। ठीक है, किस लिए? तारापुर मैसेकर को याद करके। क्या हुआ था इसमें? लगभग 34 फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिश पुलिस ने ज़बरदस्ती मार दिया था। ओके, तो सिंपली पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है कि अब से 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा इन द मेमोरी ऑफ 34 फ्रीडम फाइटर्स दैट वर किल्ड। आंसर है बिहार। देखिए इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने नए सेफ्टी रूल्स जारी किए हैं 2 व्हीलर्स के लिए,
जो कि कैरी करते हैं अपने साथ बच्चों को बिटवीन 9 months एंड 4 years। ठीक है, तो अब इस न्यू रेगुलेशन के हिसाब से जो बच्चे हैं उनके लिए मस्ट है कि वो एक क्रैश हेलमेट पहने, साथ ही साथ उनके लिए सेफ्टी हार्नेस होनी चाहिए, और जो स्पीड लिमिट है वो 40 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फाइन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड स्टार्टअप इनेबलर प्रोग्राम एग्री इन्फिनिटी। तो इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक येस बैंक ने लॉन्च किया है येस बैंक एग्री इन्फिनिटी। एम क्या है? डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को डेवलप करना फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। ठीक है, इसके अलावा पिछले दिनों हमने देखा था कि आरबीआई ने कैंसिल किया था सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन 2 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स का। कौन कौन से हैं? मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, और इसके अलावा एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और क्या रीज़न था? क्योंकि ये नॉन कंप्लाइंट थे विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा HDFC बैंक को डिक्लेयर किया गया एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। कहाँ पे? एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है HDFC बैंक का? मुंबई में, और करंट में इसके चेयरमैन कौन है? अतानु चक्रवर्ती। इसके अलावा हमने देखा था कि आरबीआई ने कुछ दिनों पहले अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की थी ओम्बड्समैन स्कीम की फॉर 2022-21। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो मेजर एरियाज आ रहे हैं कंप्लेंट्स के, वो कौन से एरिया से आ रहे हैं? ATM, डेबिट कार्ड, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आई थी चंडीगढ़ से, इसके बाद सेकेंड नंबर पे था कानपुर और फिर था दिल्ली। ओके, इसके अलावा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ये बन गया है लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग UPI बेनिफिशियरी इंडिया में, क्योंकि हाल ही में इसने अचीव किया है एक लैंडमार्क जिसमें ये देखा गया कि एक सिंगल महीने में 926 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे पेटीएम से। ठीक है, चेयरमैन कौन है इसके? विजय शेखर शर्मा, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। संध्या मुखर्जी हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ फेमस पर्सनालिटी इन विच प्रोफेशन। तो ये वेटरन बंगाल के सिंगर थी और इनकी हाल ही में डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 90 ईयर्स। तो इनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे इंक्लूडिंग बांगा विभूषण, और याद रखिएगा जनवरी 2022 में इनको पद्मा अवार्ड दिया गया था, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था। ठीक है, अब पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो प्रेसिडेंट ने पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए थे ऑन द 73rd रिपब्लिक डे, और कितने लोगों को दिया गया था? 128। ठीक है, कैसे डिवाइड था ये? 4 पद्म विभूषण थे, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री। ठीक है, याद रखिएगा 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने ये अवार्ड लेने से मना कर दिया था। फर्स्ट इसमें हो गई संध्या मुखर्जी इटसेल्फ, सेकेंड है तबला एक्सपोनेंट अनिंद्या चटर्जी, और थर्ड हैं वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बुद्धा देव भट्टाचार्य जी। तो ये तीनों नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा पद्म भूषण दिया गया था ग्लोबल हेड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को। कौन है? सत्य नडेला और सुंदर पिचई। इसके अलावा वैक्सीन मेकर साइरस पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के हैं, और कृष्णा एला एंड सुचित्रा एला फ्रॉम भारत बायोटेक, इनको भी पद्म भूषण से नवाजा गया। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट बिपिन रावत, इनको पद्म भूषण दिया गया था। और हाल ही में नीरज चोपड़ा को दिया गया है परम विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं इनके आंसर कमेंट्स में लिखिए। जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और पेशेंट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है इन वीडियो से रिलेटेड, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की और इन लेक्चर्स को और ज़्यादा अच्छा बनाने की। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।